खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बेआबरू न करो। खामोशी से आगे बढ़कर मेरी प्यासी गोद में सिमट जाओ, मैं कहती हूँ वहीं रुक जाओ। मौसम सरमा की सर्द और तवील रात थी। शहर का घंटाघर रात के 12 बजा चुका था। तेज और धुंध हवाएं जंगल और पहाड़ों में सनसनाती हुई माहौल को और ज्यादा भयानक बनाए हुई थी। इतनी रात गए शमीम जब सिविल अस्पताल की इमारत से बाहर निकला तो फिजा में हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। अस्पताल के सहन में बढ़ के दरख्त के नीचे खड़े होकर उसने अपने सामने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की तरफ देखा। इमारत जहां कुछ देर कबल मुशायरा की वजह से गहमा गहमी थी, अब तारीकी में डूब चुकी थी। कुछ देर वो जामद साकत खड़ा इमारत को घूरता रहा, फिर कुछ सोचते हुए अपने कबूदी रंग के और कोट के कॉलर कानों तक चढ़ाने के बाद अस्पताल के बैरूनी गेट से बाहर आया और गर्दन झुकाए आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलर रोड के फुटपाथ पर चलता हुआ एक तरफ बढ़ने लगा। सारे बाजार बंद होने की वजह से शहर में कब्रिस्तान का सा सकूत था। सिर्फ सड़क पर कभी कभी कोई तांगा नमूदार होता, जिसके सुस्त रफ्तार घोड़े की टापों की आवाज थोड़ी देर तक फिजाओं में इर्तियाश पैदा करने के बाद खामोशी के गहरे समंदर में डूब जाती। 10-15 मिनट सर्कुलर रोड पर चलने के बाद शमीम दाएं तरफ एक तंग गली में मुड़ गया और अभी वो बमुश्किल चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि एक दरवाजे के करीब से गुजरते हुए वो एक पुरदर्द निस्वानी आवाज सुनकर एकदम रुक गया और कोट के कॉलर नीचे गिराते हुए दरवाजे के करीब जा खड़ा हुआ। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बेआबरू न करो। आवाज किसी नौजवान लड़की की थी। शमीम आगे बढ़ा और दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर के सकूत के बाद एक भारी और करख्त आवाज सुनाई दी। तुम जैसी कई हसीन कलियां यहाँ आकर कांटों से अपना दामन बचाने की खातिर यही अल्फाज कहती हैं, लेकिन मुझ पर ऐसी इल्तिजाएं कोई असर नहीं रखती। खामोशी से आगे बढ़कर मेरी प्यासी गोद में सिमट जाओ, वरना मैं तुम्हें अपने मजबूत बाजू में जकड़कर सिर्फ चंद लम्हों के लम्स के बाद एक मुंह बंद कली से खूबसूरत और शगुफ्ता फूल में बदल दूंगा। कमरे में फिर सकूत छा गया, लेकिन फर्श पर जब किसी के चलने की आवाज सुनाई दी तो लड़की की लरसती हुई आवाज फिर गूंजी, मैं कहती हूँ वहीं रुक जाओ, वरना। इससे आगे उसकी सांस फूल गई। जवाब में किसी ने एक मकरू कहकहा बुलंद करते हुए कहा, वरना तुम जान दे दोगी, यही ना? लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारी ये आरजू कभी पूरी न होने दूंगा। चंद कदम जब कोई और आगे बढ़ा तो लड़की की एक दिलदोज़ चीख बुलंद हुई, लेकिन जल्द ही वो कुछ इस तरह खामोश हो गई जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। शमीम ने दरवाजे पर हाथ रखते हुए पीछे दबाया। दरवाजा अंदर से बंद था। वो परेशान सा हो गया और हथेली पर ठोड़ी जमाते हुए कुछ सोचने लगा। कोई आखिरी फैसला करते हुए वो एकदम पीछे हटा और फिर इस जोर से दरवाजे को धक्का दिया कि दोनों पट टूटकर फर्श पर गिर गए और वो बिला झिझक अंदर दाखिल हो गया। कमरे के दाएं कोने में एक भारी भरकम दराज कद और स्याहफाम जवान एक भरे भरे और सुर्ख सफेद जिस्म वाली नौखेज और बेहद हसीन लड़की को बड़ी बेरहमी से अपने मजबूत बाजू में जकड़े हुए था। शमीम को देखते ही उसने लड़की को छोड़ दिया, अपने कोट के अंदर से एक चमकते हुए फल वाला खंजर निकाला और उसे हवा में फेंककर बड़ी होशियारी से फिर पकड़ते हुए जोर से हुर्राया, कौन हो तुम? शमीम आगे बढ़ा और कमरे के वस्त में खड़ा होकर जवाब में कुछ कहने के बजाय खामोशी से टकटकी बांधकर उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन वो अपने सवाल का जवाब न पाकर फिर गरजा, जान सलामत चाहते हो तो फौरन कमरे से निकल जाओ, वरना सुबह को तुम्हारी लाश भी न मिलेगी। शमीम चंद कदम और आगे बढ़ा और बड़ी तमानियत से कहा, एक बेबस और कमजोर लड़के की नामूस को लूटते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, छोड़ दो इसे। उसने भी आगे बढ़ते हुए कहा, तुम कौन होते हो मुझे पिंदो नसीहत करने वाले, चले जाओ यहाँ से। शमीम वहीं जमा रहा और जब वो अपने दाएं हाथ में खंजर लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ उसे जरा करीब हुआ, शमीम ने फौरन अपना कोट उतारकर उसके खंजर के ऊपर फेंक दिया। फिर पलक झपकने में आगे बढ़कर उसने उसके हाथ से खंजर छीनने के बाद उस पर अंधाधुंध मुक्के बरसाने शुरू कर दिए थे। शमीम के 2-3 फौलादी घूंसे खाने के बाद वो संभल गया। जवाब में वो भी शमीम पर मुक्कों की बारिश करने लगा। दोनों 5 मिनट तक ताबड़तोड़ एक दूसरे को मुक्के रसीद करते रहे। आखिर शमीम अपने मद्दे मुकाबल को निढाल करने में कामयाब हो गया और फिर उसे अपने दोनों हाथों में उठाकर कमरे के एक कोने में पटक दिया। फर्श पर गिरने के बाद उसने दोबारा उठने की कोशिश न की और वहीं बैठे ही बैठे किसी बूढ़े भैंसे की तरह हाँफने लगा।
शमीम चंद लम्हे उसके पास खड़ा रहा, फिर वापस मुड़ा और कमरे के वस्त में पड़ा हुआ अपना ओवरकोट पहनने के बाद उस लड़की से करीब होते हुए बड़े नरम लहजे में कहा, कौन हो तुम? उसने बदहवासी में जवाब दिया, जी मैं। शमीम उसकी बात काटते हुए फिर बोला, आओ मेरे साथ, वरना इसका कोई साथी तुम्हारे लिए फिर मुसीबत बन जाएगा। वो मुंह से कुछ कहे बगैर शमीम के साथ कमरे से बाहर आई और दोनों खामोशी से गली में आगे पीछे चलने लगे। गली का एक मोड़ मुड़ते हुए शमीम ने पीछे देखकर उससे कुछ पूछने की कोशिश की थी कि टिटक कर रह गया। दो आदमी स्याह लंबे कोट पहने दीवार के साथ साथ चलते हुए उनका ताकुब कर रहे थे। शमीम ने अभी तक सिर्फ चंद लहजे तक ही पीछे मुड़कर देखा था कि लड़की फिक्रगीर निगाहों से उसकी तरफ देखती हुए बोली, क्या बात है? शमीम ने फौरन चौंकते हुए कहा, वो देखो, दो आदमी हमारा ताकुब कर रहे हैं। लड़की मुड़कर पीछे देखने लगी, फिर अपना रुख शमीम की तरफ करती हुई डूबती हुई आवाज में बोली, अब क्या होगा? शमीम ने उसे तसल्ली देने के अंदाज में कहा, तुम फिक्र न करो, मेरे साथ साथ तेजी से चलो, मैं इनसे भी निमट लूंगा। दोनों फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन जब वो एक पुराने और टूटे फूटे तालाब के करीब पहुंचे तो पीछे से तहकुमाना और निहायत सख्त आवाज सुनाई दी, ए ठहर जाओ। शमीम ने जब मुड़कर पीछे देखा तो ताकुब करने वाले उससे सिर्फ चंद कदम के फासले पर खड़े थे। उसने बड़ी तेजी से कुछ सोचा, लड़की के कान के करीब मुंह ले जाते हुए सरगोशी की, तुम दीवार के साथ जाकर खड़ी हो जाओ ताकि वो तुम्हें जरर न पहुंचा सकें। लड़की चुपचाप बड़ी तेजी से एक करीबी दीवार के साथ जा खड़ी हुई। शमीम फिर उनकी तरफ देखने लगा। वो दोनों अपने अपने दाएं हाथ में एक एक लंबे पल का चाकू लिए हुए थे। थोड़ी देर उन्होंने वहीं खड़े खड़े बड़ी राजदारी से आपस में कुछ कुसर पुसर की, फिर कोई आखिरी फैसला करने के बाद एक साथ शमीम की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वो भी चौकस खड़ा था। फौरन लपक कर करीब ही पड़ा हुआ एक वजनी पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से उनकी तरफ दे मारा। संगलाख और नोकीला पत्थर उनमें से एक के सर पर लगा और वो चीख मारकर जमीन पर बैठ गया और उसके सर से सुर्ख सुर्ख और गर्म खून का सोता फूट निकला। दूसरा फौरन अपने जख्मी साथी की तरफ लपका। शमीम बरवक्त मौके से फायदा उठाते हुए फुर्ती से आगे बढ़ा और उसके हाथ से चाकू छीनकर उसके चेहरे, गर्दन और पेट पर लगातार किसी खुदकार हथियार की तरह कई मुक्के बरसा दिए। ताकुब करने वाला अपनी गर्दन और पेट से हिलाता हुआ वापस बाकड़ा हुआ। शमीम अब उसके जख्मी साथी की तरफ बढ़ा, लेकिन वो पहले ही मौके की तलाश में था। जो ही शमीम को अपनी तरफ आते देखा, फौरन अपनी जगह से उठा और अपने साथी के पीछे भाग निकला। शमीम फिर लड़की को साथ लेकर आगे बढ़ने लगा। गली के 2-3 मोड़ मुड़ने के बाद वो एक मकान के सामने रुका और मुकफल दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लड़की तजब्जब के आलम में अभी तक बाहर ही खड़ी थी। सहन में चंद कदम आगे बढ़ने के बाद शमीम रुका और वापस मुड़कर लड़की की तरफ देखते हुए बड़ी शफकत आमेज लहजे में कहा, अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो गई? ये उन बदमाशों में से किसी का घर नहीं, ये मेरा घर है। आ जाओ अंदर, यहाँ तुम्हें किसी किस्म का खतरा नहीं। लड़की कुछ हिचकिचाई, फिर थके थके कदमों से अंदर दाखिल हो गई। शमीम ने लाइट ऑन की, फिर लड़की को साथ लेकर एक कमरे में दाखिल हुआ और उसे एक साफ सुथरे बिस्तर पर बैठने का इशारा करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। लड़की चुपचाप मुसहरी पर बैठकर कमरे की हर चीज का जायजा लेने लगी। साथ वाले कमरे में थोड़ी देर बाद स्टोव चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो किसी और तरफ ध्यान देने के बजाय उसी तरह कमरे में इधर उधर घूरती रही, जो सिवाय एक बेड साइड टेबल और कुर्सी के हर तरह के फर्नीचर और दूसरे आराइशी सामान से बिल्कुल खाली था। दफतन कमरे के बाहर किसी के पांव की आहट सुनाई दी। लड़की संभल कर बैठ गई और शमीम एक हाथ में गरम गरम दूध से भरा हुआ बड़ा सा चीनी का एक प्याला और दूसरे हाथ में लंबे लंबे खेकों से भरी हुई एक प्लेट उठाए हुए अंदर दाखिल हुआ। दोनों चीजें उसने बेड साइड टेबल पर रख दी और फिर मेज उठाकर उसके सामने रखता हुआ किसी कदर शर्मिंदगी से कहने लगा, माफ करना, मैं इस वक्त बस यही मुहैया कर सका। तुम खाओ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। लड़की कुछ संभली, फिर शमीम की तरफ देखते हुए कहा, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मुझे भूख नहीं। शमीम ने बिला तवक्कुफ कहा, इसमें तकल्लुफ की कौन सी बात है, खा लो, वैसी भी सर्दी है, गरम गरम दूध पीने से तुम्हारी तबीयत खुल जाएगी। बात खत्म करते ही शमीम वापस मुड़ा और बड़ी तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। लड़की थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही, फिर प्लेट से चंद केक उठाए और सारा दूध घूंट घूंट पीने के बाद मेज उठाकर एक तरफ रख दिया और दोबारा बिस्तर पर बैठकर न जाने किन उलझनों में खो गई।
شمیم تھوڑی دیر بعد کمرے میں داخل ہوا اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہی بڑی سنجیدگی سے کچھ سوچنے لگا۔ اس درمیان لڑکی نے اپنا سر جھکائے رکھا۔ آخر شمیم کی نہایت دھیمی اور شرافت میں ڈوبی ہوئی آواز کمرے کی فضا میں بلند ہوئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے اپنا سر اوپر اٹھا کر ایک دفعہ اسے گہری نظروں سے دیکھا، پھر ہلکے سے کہا، سمیرہ۔ کہاں رہتی ہو؟ اقبال گنج۔ تم ان بدماشوں کے ہتھے کیسے چڑھ گئی؟ ہمارے کالج میں آج مشاعرہ تھا، میں مشاعرے سے گھر واپس لوٹ رہی تھی کہ ایک کار میرے پاس آ کر رکی، اس میں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کار میں بیٹھا رہا، 2 بڑی پھرتی سے نیچے اترے اور مجھے اس قدر تیزی سے دبوچ کر کار میں پھینک دیا کہ اپنے دفاع کے لیے کوشش کرنا تو کجا شور تک نہ کر سکی۔ شمیم نے گہری سنجیدگی سے کچھ سوچتے ہوئے پھر کہا، تم مشاعرے میں اکیلی کیوں گئی؟ اپنے کسی بہن بھائی کو ساتھ لے لیا ہوتا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کچھ سوچنے لگی۔ شمیم نے پھر پوچھا، تم چپ کیوں ہو گئی؟ کیا تمہارا کوئی بھائی بہن نہیں؟ سمیرہ نے چونک کر کہا، ہیں لیکن وہ یہاں نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم عارضی طور پر یہاں کسی کے پاس رہ رہی ہو؟ نہیں، میں یہیں کی رہنے والی ہوں۔ تو پھر تمہارے بہن بھائی کہاں ہے؟ میری 2 بہنیں ہیں، دونوں استانیہ ہیں، بڑی ٹھٹا اور چھوٹی نواب شاہ میں ہے۔ ایک بھائی ہے جو دونوں بہنوں سے چھوٹا اور مجھ سے بڑا ہے اور یہیں زمیندار کالج میں 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے۔ آج کل کالج میں چونکہ بڑے دنوں کی چھٹیاں ہیں، اس لیے وہ بہنوں سے ملنے سندھ گیا ہوا ہے۔ شمیم نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پھر پوچھا، تمہارے ابا کیا کام کرتے ہیں؟ اسٹیشن ماسٹر ہیں، ان کو ساتھ لے لیا ہوتا، ان کی آج نائٹ ڈیوٹی تھی۔ تم پڑھتی ہو کیا؟ جی ہاں۔ کون سی کلاس میں؟ 1st ایئر۔ تو کیا ایسے موقع پر تم اپنے گھر میں اکیلے ہی رہتی ہو؟ نہیں، محلے میں میرے ایک چچا، 2 ماموں، ایک پھوپھی اور ان کے علاوہ اور بہت سے قریبی رشتہ دار ہیں۔ میں ایسے موقعوں پر اپنے چچا کے ہاں رہتی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے تمہاری امی نہیں ہے؟ ہاں، وہ فوت ہو چکی ہیں۔ شمیم پھر خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں کی سوچ و بچار کے بعد اپنی کوٹ کی جیب سے سگریٹ کیس نکال کر سگریٹ سلگایا، 2-3 لمبے لمبے کش لیے اور فضا میں دھوئیں کا ایک بادل چھوڑتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور سمیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت دھیمی آواز میں کہا، رات کافی بیت چکی ہے، اب تم آرام کرو، میں علی الصبح تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ سمیرہ نے جب ذرا غور سے ان کی طرف دیکھا تو چونک سی پڑی۔ پلیٹ فارم سے وہ لائن کے قریب ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ انجن بڑی تیزی سے اس کے اوپر گزر گیا۔ شمیم کمرے سے باہر نکل گیا۔ سمیرہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر ایک توبہ شکن انگڑائی لیتی ہوئی آہستہ آہستہ بستر پر دراز ہوئی اور تھوڑی دیر تک مختلف خیالات میں بھٹکنے کے بعد نیند سے ہم آغوش ہو گئی۔ دوسرے روز علی الصبح سمیرہ غسل خانے میں منہ ہاتھ دھونے کے بعد واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹی تو شمیم اس کے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ سمیرہ کو دیکھتے ہی اس نے نہایت شائستگی سے کہا، میں نے ناشتہ آپ کے کمرے میں رکھ دیا ہے۔ سمیرہ خاموش رہی اور شمیم اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سمیرہ نے میز اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور مستحری پر بیٹھ کر خاموشی سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ 10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ آخر شمیم کمرے میں داخل ہوا۔ سمیرہ نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ 19-20 برس کے لگ بھگ دراز قد اور بھرے بڑے جسم کا ایک بے حد خوبصورت نوجوان تھا۔ اس نے وہی رات والا ڈریس پہن رکھا تھا جو اس کے لمبے قد پر اسے اور زیادہ پرکشش بنائے ہوئے تھا۔ سمیرہ برابر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی، لیکن جب وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھا تو وہ چونک پڑی اور شرم سے نگاہیں جھکا لی۔ شمیم کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ گزشتہ شب بدماشوں کے ہاتھوں سے بچا چکا ہے۔ سمیرہ جسے وہ رات کے اندھیرے میں مڈ بیڑ ہونے کی وجہ سے بغور دیکھ نہ سکا تھا، اب ایک تازہ اور شگفتہ پھول کی طرح اپنے حسن کی ہر رعنائی لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ شمیم چند منٹ ماحول سے بے خبر اسے لگاتار گھورتا رہا۔ اچانک اسے شاید اپنی اس حرکت پر ندامت ہوئی اور سر کو ایک جھٹکا دینے کے بعد تھوڑی دیر نگاہیں جھکائے رکھی، پھر بڑی آہستگی اور دھیمی آواز میں اسے مخاطب کر کے پوچھا، کیا ابھی تم گھر جاؤ گی؟ سمیرہ نے گردن اوپر اٹھائی اور نگاہیں شمیم کے چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے کہا، جی۔ تمہارے ابا اس طرح رات باہر گزارنے سے خفا تو نہ ہوں گے؟ نہیں، میں انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر لوں گی کہ رات مشاعرے میں دیر ہو جانے کی وجہ سے میں اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی۔
کمرہ خاموشی میں ڈوب گیا، لیکن جلد ہی سمیرہ کی آواز گونجی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات پوچھوں؟ شمیم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، پوچھئے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شمیم ہے۔ کیا اتنے بڑے گھر میں آپ اکیلے رہتے ہیں؟ نہیں، میری امی اور بہن بھی ہے، لیکن وہ کہیں دکھائی تو نہیں دی۔ دراصل میری بہن بیمار ہے، کچھ دنوں سے وہ سول اسپتال میں داخل ہے، امی بھی دن رات اسی کے پاس رہتی ہیں۔ کیا نام ہے آپ کی بہن کا؟ سمینہ۔ پڑھتی ہے کیا؟ ہاں۔ کون سی کلاس میں؟ 8ویں میں۔ آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں؟ شمیم اداس ہو گیا، فوت ہو چکے ہیں۔ سمیرہ بھی اداس ہو گئی، کچھ دیر خاموش رہی، آخر پھر بولی، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ شمیم نے ٹالنے کے انداز میں کہا، میں تو بس کچھ بھی نہیں۔ سمیرہ نے اس محمل جواب پر اسے احتجاج بری نگاہوں سے دیکھا، پھر چند لمحے خاموش رہتے ہوئے بولی، میں شرمندہ ہوں کہ رات آپ کے لیے مصیبت کا باعث بنی، اب مجھے اجازت دیجیے، میں چلتی ہوں۔ شمیم اٹھ کھڑا ہوا، چلیے، میں آپ کو گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ سمیرہ نے بھی مسہری سے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں، آپ تکلیف نہ کیجیے، میں اکیلی چلی جاؤں گی، تم میری تکلیف کا خیال نہ کرو، مجھے ویسی بھی باہر جانا ہے۔ کہاں؟ سول اسپتال۔ تو کیا آپ گزشتہ شب بھی ہسپتال سے ہی لوٹ رہے تھے؟ ہاں، میں اتنی رات گئے ہسپتال سے ہی لوٹ رہا تھا کہ راستے میں تمہارے کام آ گیا۔ سمیرہ خاموش رہی، دونوں مکان سے باہر نکلے، شہر کے بڑے بازار تک دونوں اکٹھے آئے، پھر سمیرہ خدا حافظ کہتی ہوئی اقبال گنج کی طرف چلی گئی۔ شمیم نے بھی سگریٹ کا ایک لمبا کش لگاتے ہوئے دھوئیں کا سفید مرغولہ کچھ اس طرح آسمان کی طرف چھوڑا جیسے اس نے پچھلی شب پیش آنے والے واقعے کو پتنگ کی طرح ہوا میں اڑا دیا ہو، اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سول اسپتال کی طرف جاتی ہوئی سڑک پر ہو لیا تھا۔ اس واقعے کو کئی ماہ بیت گئے، سمیرہ کے دل میں شمیم کے لیے جو جذبات اٹھے تھے وہ کچھ میٹھی اور ٹھنڈی آگ میں سلگتے رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ کچھ زنگ آلود سا ہو گیا اور ضمیر نے محض اسے ایک ہمدردی کا نام دے کر دل کے نہا خانوں میں دفن کر دیا۔ دن کسی کا انتظار کیے بغیر اسی طرح گزرتے رہے، اور سردیاں گرمی کے اتاہ اور تیز رو ساگر میں بہہ کر ختم ہو گیا۔ گرمیوں کی وہ ایک چلچلاتی دوپہر تھی۔ سمیرہ پلیٹ فارم پر سیکنڈ کلاس کے ویٹنگ روم کے باہر بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے قریب ہی ایک دوسرے بینچ پر چند اور نوجوان اور بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ دائیں طرف ذرا دور پیپل کے درخت کے نیچے چائے کے کیبن کے پاس ایک ذرا رسیدہ اور کلین شیو صاحب ایک 8-10 سالہ لڑکے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے جو لباس اور زبان سے لکھنوی دکھائی دیتا تھا۔ ان کے دائیں طرف چند کالج جیٹ اور 3-4 بوڑھے دیہاتی آپس کی خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ سامنے پلیٹ فارم نمبر 2 کے پاس چند خالی ڈبے کھڑے تھے جن میں سے کئی آدمیوں کے بری طرح شور کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک ایک ڈبے میں سے 4 جوان آپس میں جگڑتے ہوئے نمودار ہوئے اور ان کے پلیٹ فارم پر اترتے ہی 5 اور 10 کے بے شمار نوٹ پلیٹ فارم پر بکھر گئے۔ سمیرہ نے جب ذرا غور سے ان کی طرف دیکھا تو چونک سی پڑی۔ شمیم بھی ان میں شامل تھا اور باقی 3 جوان اسے بازوں سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ رہے تھے۔ اچانک شمیم نے ان سب کو مضبوط جھٹکے کے ساتھ پلیٹ فارم پر گرا دیا اور پھر اپنا لباس درست کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے بعد ان پر لگاتار گھونسوں اور لاتوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کچھ دیر تک شمیم ان تینوں کے ساتھ لڑتا رہا۔ اس دوران سمیرہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑی پریشانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ پلیٹ فارم نمبر 1 پر کھڑے ہوئے سب مرد بھی آپس کی باتیں ختم کر کے ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ چائے کے کیبن کے پاس بچے کا ہاتھ تھامے وہ بوڑھا بھی چند ثانیے تک انہیں گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا اور پھر کیبن کے مالک کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے غصیلے لہجے میں کہا، جواری ہیں سالے جواری، شرم نہیں آئی ٹرین کے خالی ڈبوں میں جوا کھیلتے ہوئے؟ قوم کے دشمن دن کو جوا کھیلتے ہیں اور رات کو چوری چکاری کر کے شہریوں کی پرامن زندگی میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ سمیرہ نے جب یہ الفاظ سنے تو کانپ سی گئی اور اس کے دل سے غم اور حسرت میں ڈوبی ہوئی ایک ہوک سی اٹھی۔ تو کیا شمیم جواری ہے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایک شریف آدمی ہے، تبھی تو اس نے مجھے ان غنڈوں کے ہاتھوں سے بچایا تھا۔ لیکن جب اس بوڑھے کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے تو وہ اپنے خیالات کو جھٹلانے پر مجبور ہو جاتی۔ شمیم ابھی تک ان تینوں کو بری طرح پیٹ رہا تھا، ناگہاں ڈبے سے 2 اور جواری نمودار ہوئے اور ان میں سے ایک شمیم کی طرفداری کرتے ہوئے بڑے سخت لہجے میں ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے گھر جا، اوئے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ شمیم آج کی بازی جیت چکا ہے، اگر تم نے اس قسم کے فضول جھگڑے کیے تو
आज से हम सबका तुम्हारे साथ बाइकाट। वो तीनों रुक गए। शमीम ने अपने हाथ रोक लिए और फिर प्लेटफार्म पर बिखरे हुए नोट चुन चुन कर रद्दी कागजों की तरह अपनी पतलून की जेबों में ठूंसने लगा। थोड़ी देर सब इकट्ठे खड़े होकर बड़ी राजदारी से बातें करते रहे, जैसे आपस में मुसालिहत करने की कोशिश कर रहे हों। फिर शमीम दोनों प्लेटफार्म के दरमियान लोहे का जंगला अबूर करके प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ खड़ा हुआ। जब वो चाय के केबिन के पास खड़े बूढ़े के करीब पहुंचा तो वो बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे शमीम, तुम क्या कर रहे थे वहाँ? फिर जुआ खेला ना तुमने? तुम क्यों इस बुरी आदत से बाज नहीं आए? 100 बार तुम्हें मना किया है कि इस बुरी आदत को छोड़कर कोई बाइज्जत धंधा शुरू करो, लेकिन तुम हो कि कोई असर ही नहीं लेते। शमीम अपनी सफाई पेश करने के बजाय इधर उधर की बातों में ठाल गया। समीरा दोनों की गुफ्तगू बड़े गौर से सुनने लगी, जिससे जाहिर हुआ कि वो साहिब एक मकामी हाई स्कूल में हेड मास्टर हैं और शमीम के महल्लेदार हैं। कई मिनट तक वो शमीम को बिंदु नसीहत करते रहे, फिर फौरन बात का रुख बदलते हुए पूछा, अरे शमीम, वो तुम्हारी बहन की सेहत कैसी है? शमीम ने फिर बात का रुख बदलते हुए देखा तो मुस्कुरा कर कहा, वो तो 4 माह हुए ठीक हो चुकी है। और अम्मी जान? शमीम उदास हो गया, जी वो तो वैसी की वैसी ही है। डॉक्टरों की बताई हुई हर दवा पिला दी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। समीरा चौंक पड़ी, तो क्या शमीम की अम्मी भी बीमार है? उफ खुदाया, किन किन मुसीबतों में गिरा हुआ है बेचारा। समीरा आगे भी शायद कुछ सोचती, लेकिन उस बूढ़े की आवाज फिर उसके कानों से टकराई, शमीम, क्या सर्विस मिली कहीं? शमीम ने बड़े मगमूम लहजे में जवाब दिया, इस दौर में मुझसा बेसहारा आदमी के लिए सर्विस कहाँ? इकराम शायद आगे भी कुछ कहते, लेकिन इतनी देर में इंजन की बक बक की आवाज सुनाई दी और छोटा बच्चा उनका हाथ छोड़कर गाड़ी देखने के लिए आगे भागा। प्लेटफार्म के किनारे खड़े होकर गर्दन दाएं तरफ घुमाते हुए उसने थोड़ी देर देखा, फिर पीछे मुड़कर देखते हुए जोर से चिल्लाने लगा, अब्बू गाड़ी आ गई, माल गाड़ी है, माल गाड़ी। जो ही उसने एक झटके के साथ अपना रुख बदलते हुए सामने देखा, किनारे पर खड़े होने की वजह से वो अपना तवाज़ुन कायम न रह सका और प्लेटफार्म से नीचे पेड़ के बल रेलवे लाइन के करीब गिर गया। इंजन अब उससे चंद गज के फासले पर था। इकराम शोर करने लगे थे और प्लेटफार्म पर खड़े सब मुसाफिर परेशान दिखाई देने लगे। शमीम ने जो ये मंजर देखा तो भागता हुआ आगे बढ़ा और बच्चे की पीछे छलांग लगा दी। प्लेटफार्म से वो लाइन के करीब होकर बैठा ही था कि इंजन बड़ी तेजी से उसके ऊपर गुजर गया। प्लेटफार्म पर खड़े सब लोग खौफ से कांप गए। इकराम आसमान की तरफ हाथ उठाए दुआ मांग रहे थे। समीरा की आंखों से जाने क्यों मूसलाधार बारिश की तरह आंसू गिरने लगे। उसके जहन पर तरह तरह के वसवसात सवार हो गए। या इलाही, ये कैसा इंसान है? जुआ भी खेलता है, आवारा गर्दी भी करता है, लेकिन जब दूसरों के काम आता है तो अपनी कीमती जान तक की भी परवाह नहीं करता। वो अपनी जान से बेजार है। नहीं नहीं, उसे अपने लिए नहीं तो अपनी माँ बहन के लिए जरूर जिंदा रहना चाहिए। समीरा को यूं महसूस हो रहा था कि माल गाड़ी की बारी बरकम आहनी पहिए रेलवे लाइन के बजाय उसके दिल पर से गुजर रही हैं। और फिर उसके मुंह से खुद बहुत निकलने लगा, या इलाही, उसे हर जरा से बचाना, या इलाही। माल गाड़ी स्टेशन पर रुके बगैर गुजर गई। प्लेटफार्म पर खड़े सब लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन समीरा वहीं खड़ी रही और कोई बुरी खबर न सुनने के लिए उसने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली थी। ट्रेन का आखिरी डब्बा गुजरते ही शमीम बच्चे को गोद में उठाए प्लेटफार्म पर चढ़ा। सब लोग गोल दायरे की शक्ल में उसके गिर्द जमा हो गए, जैसे वो कोई जुआरी नहीं, बहुत बड़ी हस्ती हो। समीरा ने दूर ही खड़े जो शमीम को बच्चे समेत सलामत देखा तो उसने अपने कानों से उंगलियां निकाली और उसके सुर्ख याकूती होंठों पर मस्ती में डूबी हुई दिल फरेब मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। इकराम भागती हुई आगे बढ़े और शमीम को गले लगाकर भींच भींच कर प्यार करते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है शमीमा। तुम्हारा ये एहसान मैं उम्र भर न भुला सकूंगा। तुम जब प्लेटफार्म से नीचे कूदे तो इंजन इस कदर जल्दी से ऊपर गुजरा कि मुझे यकीन हो गया कि तुम जिंदा न बच सकोगे, लेकिन हैरत है कि तुम साथ बच्चे को भी बगैर किसी जरर के बाहर निकालने में कामयाब हो गए हो। शमीम ने मुस्कुराते हुए कहा, नीचे कूदते ही मैं बच्चे को दबोच कर प्लेटफार्म और पटरी के दरमियानी जगह पर फिलफोर लेट गया, जिसकी वजह से गाड़ी मुझे कोई गजन न पहुंचा सकी। कुछ देर सकूत रहा। आखिर शमीम फिर इकराम से मुखातिब हुआ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ अब। आप किसी को लेने आए हैं क्या? हाँ, छोटे भाई रावलपिंडी से आ रहे हैं।
बस सुबह रफ्तार आने वाली है, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर इकट्ठे ही चलते हैं। नहीं, अब इजाजत दीजिए, मुझे एक बेहद जरूरी काम है। इकराम रोकते रह गए, लेकिन शमीम उनके जवाब का इंतजार किए बगैर इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में खड़े मुसाफिरों से लौट आया और प्लेटफार्म के गेट की तरफ चल दिया। सेकंड क्लास के वेटिंग रूम के सामने से जब वो गुजरने लगा तो किसी ने निहायत धीमी और मुतरन्नम आवाज में उसे पुकारा, सुनिए। शमीम रुक गया और जब उसने बाएं तरफ मुड़कर देखा तो समीरा उसके बिल्कुल करीब खड़े बड़े शौक से टकटकी बांधे उसकी तरफ देख रही थी। शमीम ने चंद सेकंड बड़े मानीखेज निगाहों से उसकी तरफ देखा और फिर अपने चेहरे पर पुरकशिश मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, समीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? समीरा ने चंद कदम आगे बढ़कर कहा, थोड़ी देर रुककर जरा मेरी बात सुनिए। शमीम भी 2 कदम आगे बढ़ा, कहिए। नहीं, यहाँ नहीं, मेरे साथ आइए। शमीम ने बड़ी हैरत से पूछा, कहाँ? वेटिंग रूम में चलिए जरा। कोई खास बात है क्या? हाँ। दोनों सेकंड क्लास के वेटिंग रूम की तरफ चल दिए। अंदर दाखिल होते ही शमीम ने फिर पूछा। अचानक उसकी टांगे दहशत से कांपने लगी और वो गिरते गिरते मुश्किल दीवार का सहारा लेकर संभली। एक लंबा सा आदमी जो शराब के नशे में चूर दिखाई देता था, शमीम को लंबी लंबी और गलीज गालियां दे रहा था। शमीम की ये हालत देखकर समीरा की आंखों से आंसू के सोते फूट निकले और वो अपने दोपट्टे के पल्लू में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कहिए, क्या बात है? समीरा ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले बैठिए फिर बताती हूँ। शमीम चुपचाप बैठ गया। कुछ देर किसी गहरी सोच में डूबा रहने के बाद न जाने उसने क्या सोचा और समीरा की किसी सवाल का इंतजार किए बगैर शायद बात का रुख बदलने की खातिर उसे मुखातब करने में पहल करते हुए कहा, तुम यहाँ स्टेशन पर खड़ी क्या कर रही हो? समीरा ने किसी ख्याल से चौंकते हुए कहा, स्कूलों में छुट्टियाँ हो गई हैं, मेरी दोनों बहनें आज छुट्टियां गुजारने घर आ रही हैं, मैं उन्हें लेने के लिए आई हूँ। कौन सी गाड़ी से आ रही हैं? तेज गाम से। अभी गाड़ी आने में काफी देर है, तुम 1 घंटा पहले ही आ गई हो। समीरा ने उदासी के आलम में कुछ सोचते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ। दोनों कुछ देर फिर खामोश रहे। आखिर समीरा बोली, आप यहाँ क्या करने आए हैं? शमीम ने बगैर तवक्कुफ के कहा, बस यूं ही। चंद सानियों तक शमीम को अमीक निगाहों से देखने के बाद समीरा ने बड़े उदास लहजे में पूछा, बुरा न मानिए तो मैं आपसे एक जाती बात पूछना चाहती हूँ। शमीम ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, पूछिए, आपकी तालीम क्या है? शमीम ने कमाल संजीदगी से कहा, अनपढ़। बिल्कुल बिल्कुल। समीरा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, जैसे उसे इस जवाब की उम्मीद ही न थी। चंद सेकंड के बाद भयानक सकूत के बाद समीरा ने फिर सिलसिला कलाम जारी रखा, आप प्लेटफार्म नंबर 2 पर झगड़ा क्यों कर रहे थे? बस ऐसी ही एक मामूली सी बात पर उनसे झगड़ा हो गया और आप? समीरा एकदम रुक गई। शमीम ने उसकी ढारस बंधाते हुए कहा, पूछिए, रुक क्यों गई? आप जुआ क्यों खेलते हैं? शमीम ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया। किसने कहा तुम्हें कि मैं जुआ खेलता हूँ? मैंने खुद देखा है। कब? थोड़ी देर कबल, जब आप जीतकर ट्रेन के खाली डब्बे से बाहर निकले और दूसरे जुआरी आपसे झगड़ा कर रहे थे। अगर यकीन न हो तो एक और सबूत, इस वक्त आपके जीते हुए बहुत से नोट बेकार कागजों की तरह प्लेटफार्म पर बिखर गए थे। शमीम खजल सा हो गया। जल्द ही वो अपनी जगह से उठा और बड़े संजीदा लहजे में कहा, समीरा, हर इंसान के हालात एक जैसे नहीं होते। मैं ये काम मजबूर होकर करता हूँ। अगर ऐसा न करूँ तो माँ बहन समेत भूखों मर जाऊं। मैं इस फलसफे की कायल नहीं। जिंदा रहने के लिए आप कोई और काम भी तो कर सकते हैं जो समाज की पुरतनकीद निगाहों में इज्जत की निगाह से देखा जाए। शमीम ने कुछ सोचते हुए कहा, मसलन कौन सा काम? कोई सा भी कर लीजिए, मगर हो बाइज्जत। तुम ठीक कहती हो समीरा, लेकिन ये जमाना कजरो है, इसका साथ देने के लिए इसी जैसी चाल चलना पड़ती है। बिल्कुल गलत, मैं नहीं मानती। इंसान के जहन में अपनी कोई मंजिल हयात होनी चाहिए और उस तक पहुंचने के लिए उसे औरों से अलहदा और आसान रास्ता अख्तियार करना चाहिए। मगर मेरी कोई मंजिल नहीं। मेरी जिंदगी का कुल मकसद माँ और बहन का पेट पालना है। इसके लिए अगर मुझे कभी कोई गलत रास्ता भी अख्तियार करना पड़े तो मैं शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। फिर आपके सोचने का अंदाज ही गलत महवर के गिर्द घूमता है। शमीम एकदम खड़ा हो गया और उसकी बात काटते हुए कहा, छोड़ो समीरा, तुम भी कौन सी बहस ले बैठी हो? मेरा दामन अब नौकीले खारदारों में बुरी तरह उलझ चुका है। अब इसे समेटकर किसी दूसरी मंजिल को तलाश करना मेरे बस का रोग नहीं।
समीरा जवाब में कुछ कह भी न पाई थी कि शमीम बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जो ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, समीरा फिर बोली, सुनिए। शमीम रुका और मुड़कर पीछे देखते हुए कहा, फरमाइए। समीरा ने उदास और मुल्तजी लहजे में कहा, आप मेरे साथ वादा कीजिए, आज के बाद आप जुआ नहीं खेला करेंगे। शमीम ने तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो अगर मैंने 1 साल जिंदा रहना है तो 1 दिन रहूं? समीरा का चेहरा इस जवाब पर फौरन पीला पड़ गया और यूं महसूस होने लगा जैसे दुनिया भर की मायूसियां और हसरतें उसके चेहरे पर रक्स करने लगी हों। जाने क्या सोचते हुए निहायत मायूसी से उसने अपना सर झुका लिया। शमीम ने चंद लम्हे उसे परेशान मगर अमीक निगाहों से देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर संजीदगी के गहरे असरात थे। फिर वो वापस मुड़ा और गर्दन झुकाकर जाने किन ख्यालात से टकराता हुआ वेटिंग रूम से बाहर निकला। लोगों की भीड़ में से आहिस्ता आहिस्ता गुजरने के बाद प्लेटफार्म से बाहर आया और फिर शहर की सड़कों पर भटकते लोगों के बेपनाह हजूम में रोपोश हो गया। समीरा वेटिंग रूम में ही बैठी रही। वो किसी गहरी सोच में गर्क थी। शमीम से मुतलिक वो जज्बा जिसे उसने महज एक हमदर्दी का नाम देकर अपने दिल के तारीक गोशों में दफन कर दिया था, अब मोहब्बत का रंगीन लिबादा ओढ़कर उठा और राह के नीचे दबी हुई हमदर्दी की वो चिंगारी मोहब्बत का शोला बनकर भड़क उठी। वो बेताब सी हो गई और सर झुकाए सोचने लगी, इलाही, मोहब्बत भी हुई तो किस पत्थर दिल से जिसे न मेरे जज्बात का एहसास है और न अपनी जान की परवाह, जो औरों के काम आकर दूसरों का जीतना तो खूब जानता है लेकिन अपनी जिंदगी संवारने की खबर ही नहीं। खुदाया, तूने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है। मैं तो शायद इतना गहरा सागर अबूर करके कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच न सकूंगी। समीरा और ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन ज़मीर चीख चीख कर उसे झंझोड़ने लगा। मायूस न हो, तुम अगर चाहो तो उसे सीधी राह पर लगा सकती हो। वो तब शरीफ आदमी है, तभी तो दूसरों के काम आने में जान तक की परवाह नहीं करता, लेकिन चंद मजबूरियों ने उसे गलत राह पर डाल दिया है। तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। हिम्मत से काम लो और एक पाकीज़ा और रंगीन मशल बनकर उसकी रहनुमाई करो। क्या तुम पसंद करोगे तुम्हारी मोहब्बत का मरकज अंधेरों में भटक भटक कर हमेशा के लिए फना होकर खत्म हो जाएगी? समीरा ने सर को एक झटका दिया और गर्दन उठाकर एक कज़म के साथ बड़बड़ाई, नहीं नहीं, मैं शमीम को गलत रास्तों पर भटकने न दूंगी। वो अब मेरी मंजिल है, उसके बगैर मैं अब एक पल भी जिंदा न रह सकूंगी। मैं उसकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दूंगी, मैं उसे बदल दूंगी। अब तो मैं और वो एक अनोखी और रंगीन रिश्ते की डोर में बंध चुके हैं। मैं उसे बदल कर रहूंगी, ख्वाह मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगाना पड़े। समीरा इससे आगे भी शायद कुछ कह दी, लेकिन बाहर गाड़ी के आने का शोर सुनाई दिया। वो फौरन संभल गई और वेटिंग रूम से निकलकर प्लेटफार्म पर आ गई। समीरा एक रोज शाम से कुछ कबल शॉपिंग के लिए बाजार जा रही थी कि सर्कुलर रोड के बाएं जानब जब एक शराब खाने के पास से गुजरते हुए उसने एक जगह लोगों की भीड़ की तरफ देखा तो खौफ और दहशत से काम सी गई। शमीम 2 आदमियों से लड़ रहा था। दोनों उसे अंधाधुंध घोंसे मार रहे थे, लेकिन जवाब में वो भी बुरी तरह उन्हें पीट रहा था। समीरा फौरन आगे बढ़ी और बिजली के एक सब स्टेशन के छोटे से कमरे की ओट में होकर उन्हें देखने लगी। अचानक उसकी टांगें दहशत से कांपने लगी और वो गिरते गिरते मुश्किल दीवार का सहारा लेकर संभली। शमीम अब उसकी तरफ मुंह किए हुए था। उसकी खूबसूरत पेशानी से खून बह रहा था। इर्द गिर्द काफी आदमी खड़े थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें लड़ाई से बाज रखने की कोशिश न की, बल्कि एक लंबा सा आदमी जो शराब के नशे में चूर दिखाई देता था शमीम को लंबी लंबी और गलीज गालियां दे रहा था। शमीम की ये हालत देखकर समीरा की आंखों से आंसू के सोते फूट निकले और वो अपने दोपट्टे के पल्लू में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। बाहर खड़ा मोटा आदमी जब भी शमीम को गालियां देता वो बड़ी गुस्सीली निगाहों से उसकी तरफ देखा, लेकिन 2 आदमियों के साथ लड़ने में वो कुछ ऐसा मसरूफ था कि उसकी तरफ बढ़ने का मौका ही न मिलता। एक दफा शमीम अपने से लड़ने वाले दोनों आदमियों को बुरी तरह लगातार घोंसे रसीद करता हुआ काफी दूर तक आगे बढ़ा और फिर इस कदर फुर्ती से उस मोटे आदमी की तरफ बढ़ा जैसे कोई चीता अपने शिकार पर हमला आवर होता है। मोटे आदमी के करीब पहुंचते ही शमीम ने उसके पेट और मुंह पर कुछ इस कदर सख्त और जोरदार मुक्के रसीद किए कि उसके मुंह से खून बहने लगा और वो जमीन पर बैठकर चीखने चिल्लाने लगा। शमीम अब दोनों को पीटता हुआ बार बार पीछे धकेल कर ले जाता। वो दोनों फरार की राह तलाश कर रहे थे।
پھر جب شمیم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان پر بائیں سے گھونسوں کی بارش کرنا شروع کر دی تو وہ ایک دوسرے کو اشارہ کر کے با کھڑے ہوئے۔ شمیم ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنی پیشانی سے خون صاف کرتا رہا، پھر ایک طرف بڑھنے لگا۔ سمیرہ نے آگے بڑھ کر شمیم کا راستہ روکنے کا ارادہ کیا، لیکن اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ ایسا نہ کر سکی اور شمیم ایک گلی میں گھس کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ سمیرہ مجبوراً شاپنگ کے لیے بازار چلی گئی۔ دوسرے روز اس نے شمیم کے گھر جانے کا ارادہ کیا، لیکن خوف اور شرم کے باعث وہ ایسا بھی نہ کر سکی۔ دوپہر کے تھوڑی دیر بعد وہ اپنی چچا زاد بہن تہمینہ کو ساتھ لے کر لیڈی ڈاکٹر مس عصمت کے کلینک چلی گئی۔ مس عصمت مریضوں کے معائنے میں مصروف تھی، لہٰذا وہ انتظار کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ ویٹنگ روم میں بیٹھے سمیرہ کو تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شمیم کلینک میں داخل ہوا۔ اس کی پیشانی پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی کہ سمیرہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ شمیم شاید مردانہ انتظار گاہ کی طرف جائے گا، اس لیے وہ وہاں جا کر اسے مل لے گی، لیکن انتظار گاہ کی طرف جانے کے بجائے شمیم سیدھا کلینک میں گھس گیا۔ مس عصمت اسے دیکھتی ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مسکرا کر بڑے پیارے انداز میں شمیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ شمیم۔ شمیم بے دھڑک آگے بڑھا اور اس کے پہلو میں پڑی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سمیرہ حیران رہ گئی کہ عصمت شمیم کو اس قدر اوقات کیسے دے رہا ہے اور شمیم اسے اس قدر فری کیوں ہے۔ عصمت نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی ایک مریضہ کو جلدی جلدی فارغ کر دیا اور پھر اپنا رخ شمیم کی طرف کر کے بیٹھ گئی۔ جو ہی اس کی نظر شمیم کی پیشانی پر پڑی، وہ ایک دم مغموم سے ہو گئی اور بڑی بے تابی سے پوچھا، یہ تمہاری پیشانی پر کیا ہوا شمیمہ؟ شمیم ٹال گیا، کچھ نہیں، بس یوں ہی معمولی سی چوٹ آ گئی۔ سمیرہ کلینک میں کھلنے والے دروازے کے پردے کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی رازداری سے دونوں کی باتیں سننے لگی۔ عصمت اپنی جگہ اٹھتی ہوئی بولی، کھولو پٹی، مجھے زخم دکھاؤ، میں دھو کر نئی پٹی باندھ دیتی ہوں۔ شمیم نے پھر ٹالنے کی کوشش کی، نہیں نہیں، تم بیٹھو، پہلے میری بات سنو۔ عصمت بھی ضد پر اتر آئی، نہیں، باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے زخم دیکھنے دو۔ شمیم مجبور ہو گیا۔ عصمت نے خود آگے بڑھ کر پٹی کھولی اور زخم اچھی طرح دھونے کے بعد نئی پٹی باندھنے لگی۔ سمیرہ بڑی حیرت سے دونوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی کہ عصمت اور شمیم میں یہ التفات کیسا۔ شمیم کے پٹی باندھ چکنے کے بعد عصمت پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، کچھ دیر خاموش رہی، آخر بڑے مغموم لہجے میں شمیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شمیم، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں کہ جوا کھیلنا چھوڑ دو، لیکن تم ہو کہ دوسروں کی نصیحت کو فضولیات سمجھتے ہوئے کسی بات کا اثر ہی نہیں لیتے۔ شمیم نے قدرے مسکرا کر کہا، تمہیں تو ہر وقت مجھ پر نکتہ چینی کی رہتی ہے، تم نے کیسے جانا کہ میں نے جوا کھیلنا بند نہیں کیا؟ عصمت نے کرب انگیز لہجے میں کہا، مجھے بے وقوف نہ بناؤ، تمہاری پیشانی کا زخم بتا رہا ہے کہ جوا کھیلتے ہوئے تمہارا کسی سے جھگڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کسی وجہ سے تمہاری پیشانی پر اس طرح کا زخم نہیں آ سکتا۔ شمیم نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا، جیسے تم سمجھ لو۔ عصمت پھر بولی، شمیم، مجھے تم سے ایک اور شکایت بھی ہے۔ کون سی؟ شمیم نے اسی طرح نگاہیں جھکائے ہوئے پوچھا، تم نے اب گھر پر ٹھہرنا بھی کم کر دیا ہے، کس نے کہا تمہیں؟ میں آج خود تمہارے ہاں گئی تھی، امی کی کھانس کر بری حالت ہو رہی تھی اور تمہاری بہن سمینہ اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، لیکن تم گھر سے غائب تھے۔ میں نے احوال پرسی کے بعد جب تمہارے متعلق پوچھا تو پھوٹ کر رونے لگی اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، عصمت بیٹی، دیکھ رہی ہو اس کی حالت، اس کے ابا کے بعد میں نے اسے کس شوق اور محنت سے پڑھانا شروع کیا تھا، اور جب MBBS کرنے میں اس کے 2 سال رہ گئے تھے تو مجھے TB ہو جانے کی وجہ سے اس نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ کاش وہ اپنی پڑھائی جاری رکھتا تو میں کسی نہ کسی طرح اس کا خرچہ پورا ہی کرتی رہتی، لیکن اس نے میری ایک نہ مانی اور کالج چھوڑ دیا۔ بیٹی، آج اگر وہ MBBS ہوتا تو کسی ہسپتال کا کامیاب ڈاکٹر یا اپنی کسی کلینک کا مالک ہوتا، اور مجھے آج محلے والوں کا یہ طعنہ نہ سننا پڑتا کہ تمہارا بیٹا جواری ہے۔ اب دیکھ رہی ہو اس کی حالت، سارا دن مجھے کچھ بتائے بغیر گھر سے غائب رہتا ہے۔ یہ اس کی بہن بیٹی ہے، سارا دن اس کی یاد میں روتی رہتی ہے، لیکن وہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام کو سامان سے لدا پندہ گھر لوٹ آتا ہے۔ شمیم کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے تھے، اس نے فوراً عصمت کی بات کاٹتے ہوئے ڈوبتی ہوئی آواز میں بڑی بے تابی سے کہا، بس کرو عصمت، خدا کے لیے بس کرو، میں اس سے آگے نہیں سن سکتا۔
عصمت نے روتے ہوئے کہا، شمیم تمہاری امی اور بھی بہت کچھ کہتی، لیکن کھانسی کا ختم نہ ہونے والا دورہ پڑا اور وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ شمیم نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، لیکن سمینہ نے میرے سامنے ذکر تو نہیں کیا کہ امی کو آج کھانسی کا دورہ پڑا ہے۔ وہ کہتی بھی کیسے، اسے آپ سے بے پناہ محبت ہے۔ وہ بے شک کم عمر ہی سہی، لیکن اپنے بھائی کو ایسی بات بتا کر وہ اسے پریشان اور اداس کیوں کر سکتی ہے؟ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی سمیرہ عصمت کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ شمیم نے MBBS چھوڑا ہے تو اس کے ہونٹوں پر آنسوں میں بھیگی ہوئی توبہ شکن مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے ہلکے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، شریر کہیں کہ مجھے کہتے تھے میں بالکل ان پڑھ ہوں۔ شمیم کی آواز پھر گونجی، عصمت تم خود ہی سوچو میں پڑھائی کیسے جاری رکھتا؟ امی کو جب TB ہوا تو کوئی انہیں سنبھالنے والا نہ تھا، سمینہ چھوٹی تھی، دوسرے وہ اسکول بھی جاتی تھی، اور سب سے بڑھ کر گھر کے اخراجات کہاں سے پورا ہوتے؟ ماں کی بیماری کے لیے روپیہ کہاں سے آتا؟ عصمت میں شاید جوا کھیلنا بھی شروع نہ کرتا، لیکن میں نے کالج چھوڑ کر سروس کے لیے دن رات ان تک کوشش کی، لیکن ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ تنگ آ کر میں نے وہی لائن اختیار کی جس پر آج کل میں چل رہا ہوں۔ شمیم نے متبسم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا بازو اس کی نازک اور لچکیلی کمر کے گرد لپیٹ دیا۔ سمیرہ کا مرمری جسم کانپنے لگا، پھر بدن نے اندر سے جھرجھری لی اور وہ بڑی بے قراری سے پہلو بدلنے لگی، لیکن شمیم نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کا ہلکا تنگ کیا تو سمیرہ کا بھرا بھرا جسم شمیم کی گود میں سمٹ آیا اور وہ دونوں شباب کی رنگینی میں ڈوبے ہوئے جسم ایک دوسرے کو محبت کا افسانہ سنانے لگے۔ سمیرہ شمیم کی چھاتی پر سر رکھ کر اس کی گود میں پڑی رہی، اس کی شیشے کی طرح چمکتی ہوئی خوبصورت چھاتی کے رنگین دلکش غبار شمیم کی مضبوط چھاتی سے ٹکراتے رہے، ماحول پر خمار اور مدہوشی کی سی کیفیت طاری کرنے لگے۔ تھوڑی دیر ایسا ہی عالم رہا اور دونوں ایک دوسرے کے بے قرار دل کی دھڑکن سنتے رہے۔ عصمت نے رومال سے اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا، شمیم کاش تم کسی نہ کسی طرح MBBS کر لیتے تو تمہاری دنیا آج کی دنیا سے مختلف ہوتی۔ شمیم نے بڑے مایوسانہ انداز میں کہا، عصمت میرے بس کی کوئی بات نہیں، خدا کو ہی کچھ ایسا منظور تھا۔ ماحول پر کئی سیکنڈ تک مغموم اور بھیانک خاموشی چھائی رہی۔ آخر عصمت کچھ سوچتی ہوئی مسکرائی اور پھر شمیم کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے شفیقانہ انداز میں کہا، شمیم ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ تم پھر کالج میں داخلہ لے لو، تمہارے تمام اخراجات میں برداشت کروں گی۔ شمیم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، نہیں عصمت ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسے معیوب سمجھتا ہوں، میں جس ڈگر پر جا رہا ہوں مجھے اسی پر چلنے دو، ہو سکتا ہے کبھی بھولی بھٹکی منزل خود میرے راستے کی رکاوٹ بن کر میری زندگی کے اس دھارے کا رخ موڑ دے۔ اس میں عجیب کون سی بات ہے شمیم؟ اگر تم اسے معیوب سمجھتے ہو تو پڑھائی کے بعد جب تم کمانے لگو تو سارا حساب بے با کر دینا۔ شمیم نے بیزاری ظاہر کرتے ہوئے کہا، عصمت چھوڑو ان باتوں کو، کوئی اور موضوع چھیڑو۔ عصمت خاموش ہو گئی۔ شمیم نے چپ چاپ اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بے ترتیبی سے ٹھونسے ہوئے 10 کے کئی نوٹ نکال کر عصمت کے سامنے میز پر ڈھیر کر دیے۔ عصمت نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، یہ کیا شمیم؟ تمہاری فیس اور دواؤں کا خرچ ہے؟ کون سی دوائیں؟ امی کے علاج کی، لیکن میں تو ان کی کوئی قیمت نہ لوں گی۔ کیوں؟ وہ جس طرح آپ کی امی ہے ایسے ہی میں بھی انہیں سمجھتی ہوں، یہ تو تمہاری بلند کرداری ہے۔ بہرحال یہ روپے تمہیں لینا ہوں گے، لیکن میں تو کسی صورت میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ شمیم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ضد نہ کرو عصمت۔ عصمت بھی میز سے نوٹ سمیٹتی ہوئی اٹھی اور بڑی بےتابی سے پوچھا، کہاں چلے ہو؟ میں اب چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، اور پھر تمہارے کئی مریض بھی تو انتظار کر رہے ہوں گے۔ عصمت نے کچھ کہے بغیر سارے نوٹ شمیم کی جیب میں ٹھونس دیے۔ شمیم نے خفگی سے پوچھا، یہ کیا؟ کہہ جو دیا ہے میں نہیں لوں گی، اس کا مطلب ہے آئندہ میں تمہارے پاس نہ آیا کروں۔ عصمت نے چونک کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شمیم پھر ایسی بات نہ کہنا، اگر یہ بات ہے تو پھر لے لو روپے، نہیں فی الحال تم اپنے پاس رکھو، میں قسمیاں کہتی ہوں جب مجھے ضرورت ہوگی تم سے مانگ لوں گی، لیکن ہو سکتا ہے اس وقت میرے پاس ایک پائی بھی نہ ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں مجبور نہیں کروں گی، تمہارے پاس ہوں تو دے، نہیں تو۔ شمیم نے فوراً اس کی بات کاٹ کر جیب سے پھر نوٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں عصمت تم ابھی لے لو،
बेबाक हिसाब अच्छा होता है। इस्मत ने जबरदस्ती उसकी जेब से हाथ निकालते हुए कहा, जिद न करो शमीमा। शमीम ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे अभी? घर, और कहाँ? मेरी कार लेते जाओ फिर। तुम कैसे जाओगी घर? तो क्या शमीम और इस्मत एक दूसरे को चाहते हैं? लेकिन वो सर झटक कर खुद ही अपने आप को तसल्ली देने लगी। मैं पैदल चली जाऊंगी। नहीं इस्मत, मैं पैदल चलने का आदी हूँ। वैसे तुम्हारी मेहरबानी। पर्दे के पीछे बैठी हुई समीरा किसी गहरी सोच में डूब गई और ये अल्फाज बार बार उसके जहन पर हथौड़ों की तरह बरसने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शमीम अब मेरी मंजिल है। मैं उसके बगैर जिंदा न रह सकूंगी। वो मेरे हैं, मैं उन्हें हासिल करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे इस्मत से भीख ही क्यों न मांगना पड़े। समीरा शायद इससे आगे भी कुछ सोचती, लेकिन शमीम क्लिनिक से बाहर जा रहा था, लिहाजा वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। क्लिनिक के बैरूनी गेट के करीब पहुंचकर शमीम फिर रुका और इस्मत की तरफ देखते हुए कहा, इस्मत, मैं कल इसी वक्त समीना को साथ लेकर आऊंगा ताकि वो एक दफा तुम्हारा क्लिनिक देख ले। मैं हो सकता है कभी घर न हूँ और अम्मी के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। इस सूरत में वो खुद ही तुम्हें बुलाकर ले जाया करेगी। इस्मत ने अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, ठीक है, मैं कल इस वक्त कहीं न जाऊंगी। शमीम जो ही क्लिनिक से बाहर निकला, समीरा पर्दे के पीछे से उठी और इंतजार गाह के एक कोने में सोफे पर बैठी हुई अपनी चचाजाद बहन तहमीना की तरफ देखते हुए कहा, बाबू तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं अपनी एक सहेली के यहाँ से होकर फिर वापस आकर तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। सोफे पर बैठकर ऊँगती हुई तहमीना ने असबात में सर हिला दिया और समीरा बिजली की सी तेजी से बाहर निकल गई। इस्मत के क्लिनिक से निकलकर शमीम बाजार में होता घर जा रहा था कि किसी ने हल्के से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सुनिए। शमीम ने रुककर जो दाएं तरफ देखा तो समीरा उसके करीब खड़ी थी। शमीम ने बड़ी हैरानगी से कहा, समीरा तुम, क्या बात है? समीरा ने शर्माते हुए कहा, मुझे आपसे एक काम है, जरा मेरी बात सुनिए। कहो, मैंने जरा जल्दी घर जाना है। नहीं, यहाँ नहीं, मेरे साथ आइए। कहाँ? शमीम ने परेशानी से पूछा, आप परेशान क्यों हो गए हैं? मेरे साथ तो आइए। शमीम चुपचाप उसके साथ हो लिया। समीरा उसको साथ लेकर एक साफ सुथरे कैफे में दाखिल हुई और बॉक्स में उसके साथ अलहदगी में बैठते हुए चाय का ऑर्डर दे डाला। दोनों खामोश बैठे रहे। इतनी देर में बेरा चाय की ट्रे रख गया। समीरा चाय बनाने लगी और शमीम टकटकी बांधकर उसके खूबसूरत भरे भरे और चिकने हाथों की तरफ देखने लगा। समीरा ने चाय की झलकती हुई प्याली जब शमीम की तरफ बढ़ाई तो वो गरम गरम और खुश जायका घूंट हलक से नीचे उतारता हुआ बोला, क्या बात है समीरा, क्या कहना चाहती हो? समीरा ने चाय की प्याली अपने नाजुक और सुर्ख लबों से जुदा करते हुए कहा, आपने मेरे सामने झूठ क्यों बोला था कि आप अनपढ़ हैं? शमीम ने कन अकियों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, किसने तुम्हें कहा कि मैं अनपढ़ नहीं? मैं मिस इस्मत के क्लिनिक में आप और उसके दरमियान पूरी गुफ्तगू सुन चुकी हूँ। शमीम ने हैरत से पूछा, तुम कहाँ थी क्लिनिक में? जनाना इंतजार गाह में। क्यों? चचाजाद बहन तहमीना की टांगों पर फोड़े निकल आए हैं। उसे मिस इस्मत को दिखाने आई थी, तो उसको कहाँ छोड़ आई हो? वहीं क्लिनिक में बैठी है। मैं उसे अपनी एक सहेली से मिलने का कहकर आई हूँ। वो बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि समीरा फौरन रुक गई। शमीम ने चोर निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कहो कहो, तुम रुक क्यों गई? समीरा ने रुक रुक कर कहा, आप कॉलेज में दाखिला लेकर फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। भूखों मरने के लिए। शमीम के लहजे में तांस था। क्यों? आपके सारे अखराजात मेरे जिम्मे होंगे, लेकिन मुझे मंजूर नहीं। क्यों? मुझ पर किसी का बार एहसान बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। मैं आपको बोझ महसूस होने ही नहीं दूंगी, लेकिन मुझे फिर भी मंजूर नहीं। मेरी जिंदगी के अब सिर्फ दो ही मकसद हैं, बीमार माँ का इलाज और बहन की पढ़ाई। मैं मिस इस्मत की जुबानी सुन चुकी हूँ। आपकी अम्मी को टीबी है, मुझे बेहद अफसोस है। शमीम खामोश रहा। समीरा ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो फिर एक और काम कीजिए। वो क्या? पहले वादा कीजिए कि आप इनकार नहीं करेंगे। नहीं, तुम पहले कहो तो। समीरा कुछ रुकी, फिर झिझकते हुए कहा, आप जुआ खेलना छोड़ दीजिए। देखिए, टालिएगा नहीं।
इस दफा आपको पक्का इरादा करना होगा। समीरा, मैं वादा नहीं करता, कोशिश जरूर करूंगा। अगर मैं किसी और तरीके से अपनी शोरीदा हाली से निमटने में कामयाब हो गया तो ये धंधा जरूर छोड़ दूंगा। कोशिश नहीं, वादा कीजिए। आप कोई अच्छी सी सर्विस तलाश कीजिए। मैं अपने अब्बा जान से कहकर आपके लिए किसी अच्छी सर्विस की कोशिश करूंगी। कह तो दिया है समीरा, कोशिश करूंगा। अगर मैं फिलफोर ये धंधा छोड़ दूं तो इस संग दिल जहां में भूख से सिसक सिसक कर मर जाऊं। आखिर पेट पालने के लिए मेरे पास कोई हीला तो होना चाहिए। समीरा ने पुरसोज लहजे में कहा, यूं न कहिए, पेट पालने का क्या है। वो तो एक भिखारी भी दिन भर दर बदर की ठोकरें खाकर भीख मांगने के बाद अपना पेट पालता है। और फिर आप तो तालीमी याफ्ता हैं। क्या आप जुए को अच्छा समझते हैं? और क्या आप जैसे बुलंद किरदार और आला शख्सियत के मालिक को ये काम जेब देता है? समीरा के ये अल्फाज सुनकर शमीम चौंक सा पड़ा। उसके चेहरे पर तफक्कुरात और गम की गहरी परछाइयां छा गईं। जवाब में कुछ कहने के बजाय सर झुकाकर वो किसी सोच में डूब गया। समीरा ने सोचा शमीम उसकी बात का शायद बुरा मान गया है, लिहाजा फौरन मौजू बदलते हुए कहा, आप मिस इस्मत को कब से जानते हैं? शमीम ने चौंक कर सर ऊपर उठाया। वो MBBS में मेरी क्लास फेलो थी, दूसरे अम्मी का इलाज भी कर रही है। समीरा खामोश हो गई, लेकिन शमीम ने पुरशौक निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, समीरा, ये न सोचना मैं तुम्हारे जज्बात से बाखबर नहीं। मैं सिर्फ अपनी कमाईगी के सबब बेताब दिल की धड़कन का इजहार नहीं करना चाहता। समीरा ने लज्जाती हुई कहा, इससे क्या होता है? पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन काम एक ही जैसा करती हैं। शमीम ने कमाल संजीदगी से कहा, अगर ये बात है तो सुनो, मुझे तुमसे ऐसी मोहब्बत है जिसे मैं मरते दम तक खामोश नहीं कर सकूंगा। समीरा का खूबसूरत चेहरा सुर्ख हो गया और शर्माती हुई सर झुका लिया। शमीम अपनी जगह से उठा और उसके पहलू में एक खाली कुर्सी पर जा बैठा। फिर उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और बड़े प्यारे अंदाज में उसका हसीन चेहरा ऊपर उठाती हुई शरारत आमेज तबस्सुम से पूछा, क्या बात है समीरा, बुरा मान गई क्या? समीरा ने अपना चेहरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। शमीम ने उसके सुर्ख सुर्ख आरज़ अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसका चेहरा थाम लिया। समीरा के गरम गरम आंसू निकले और भीगे भीगे सफेद आरज़ पर चिकनी सतह से फिसलकर शमीम के हाथों पर गिर गई। शमीम ने बेताब होकर पूछा, समीरा, ये आंसू कैसे? समीरा ने शिकायत आमेज लहजे में कहा, आपने ये अल्फाज क्यों कहे? मैं भला इस बात का बुरा मान सकती हूँ? आपके मुंह से ये अल्फाज सुनने के लिए तो मैं अरसे से बेताब थी। आपकी मोहब्बत मेरे रगो रेशा में सरयत कर चुकी है। मैं तो आपकी जुदाई में एक एक पल कांटों के सेज पर गुजारती हूँ। शमीम ने मुतबस्सम निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए अपना बाजू उसकी नाजुक और लचकीली कमर के गिर्द लपेट दिया। समीरा का मरमरी जिस्म कांपने लगा। फिर बदन ने अंदर से झुरझुरी ली और वो बड़ी बेकरारी से पहलू बदलने लगी। लेकिन शमीम ने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू का हल्का तंग किया तो समीरा का भरा भरा जिस्म शमीम की गोद में सिमट आया और वो दोनों शबाब की रंगीनी में डूबे हुए जिस्म एक दूसरे को मोहब्बत का अफसाना सुनाने लगे। समीरा शमीम की छाती पर सर रखकर उसकी गोद में पड़ी रही। उसकी शीशे की तरह चमकती हुई खूबसूरत छाती के रंगीन दिलकश उबार शमीम की मजबूत छाती से टकराते रहे। माहौल पर खुमार और मदहोशी की सी कैफियत तारी करने लगे। थोड़ी देर ऐसा ही आलम रहा और दोनों एक दूसरे के बेकरार दिल की धड़कन सुनते रहे। आखिर समीरा ने शमीम की गोद में सिमटे ही सिमटे दीदे मोहब्बत से उसकी तरफ देखते ही कहा, चलिए उठिए, चलें, आप घर जाएं, मैं भी वापस जाती हूँ। तहमीना मेरा इंतजार कर रही होगी। दोनों उठ खड़े हुए। शमीम ने बिल अदा किया। कैफे से बाहर आकर वो घर चला गया। समीरा इस्मत के क्लिनिक की तरफ चली गई। दूसरे रोज दोपहर के बाद समीरा तहमीना के साथ जब इस्मत के क्लिनिक में दाखिल हुई तो इस्मत और शमीम आपस में बातें कर रहे थे और करीब ही शमीम की बहन समीना भी बैठी हुई थी। समीरा झिझक गई। अंदर दाखिल होने के बजाय उसने इंतजार गाह का रुख किया था कि शमीम की आवाज उसके कानों से टकराई, आ जाओ समीरा। समीरा तहमीना के साथ अंदर दाखिल हुई और जब वो उनसे जरा करीब हुई तो शमीम ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ समीरा, हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। और फिर वो इस्मत से मुखातब हुआ, इस्मत, ये है समीरा जिनका मैं जिक्र कर रहा था। इस्मत अपनी जगह से उठी और समीरा को पकड़कर अपने पहलू में बिठा लिया।
اس سے کچھ کہنے کے لیے ابھی وہ منہ سے بولنے بھی نہ پائی تھی کہ سمینہ اور تہمینہ آپس میں لپٹ گئی۔ سب حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ آخر شمیم بولا، ارے سمینہ، تم کب سے جانتی ہو تہمینہ کو؟ سمینہ خوش ہوتے ہوئے بولی، یہ میری کلاس فیلو ہے بھائی جانا۔ سچ؟ اس سے پوچھ لیجئے بے شک۔ کیوں تہمینہ؟ جی ہاں۔ شمیم کی خاموش ہو جانے پر تہمینہ نے بڑی رازداری سے شمیم کی طرف منہ کر کے سمینہ کے کان سے منہ لگا کر دھیمی سی آواز میں پوچھا، سمینہ یہ کون ہے؟ میرے بھائی۔ سچ؟ پوچھ لو ان سے، کیا نام ہے ان کا؟ شمیم۔ تم ابھی میرے ساتھ ہمارے گھر چلو گی نا؟ بھائی جان سے پوچھ لو پھر چلوں گی۔ سمینہ شمیم کی طرف متوجہ ہوئی۔ شمیم بھائی، سمینہ کو جانے دیجیے نا آج ہمارے ہاں۔ نہیں تہمینہ، ابھی ہمیں گھر ایک ضروری کام ہے، پھر کسی دن آئے گی سمینہ۔ تہمینہ نے مچلتے ہوئے کہا، پھر آپ بھی آئیے گا؟ اچھا میں بھی آؤں گا۔ کب تک آئیں گے؟ جب بھی فرصت ہوئی آؤں گا۔ تہمینہ کی خاموش ہونے پر شمیم اٹھ کھڑا ہوا اور عصمت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا عصمت میں چلتا ہوں۔ عصمت نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، امی کے لیے جب کبھی میری ضرورت ہو تو سمینہ سے کہہ کر مجھے بلا لیا کریں۔ شمیم نے پیار سے سمینہ کا کان پکڑتے ہوئے کہا، سن لیا؟ سمینہ عصمت کی طرف موڑتے ہوئے بولی، آپ فکر نہ کیجیے، میں خود آپ کو بلا لیا کروں گی۔ شمیم اور سمینہ کلینک سے باہر نکل گئے اور عصمت تہمینہ کی ٹانگوں کے پھوڑے دیکھنے لگی تھی۔